हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। एक गुड न्यूज़ के साथ आपके सामने आया हूँ मैं। एनएमसी की जो लॉन्ग अवेटेड अवेटेड चेंजेस थी वो आज 8 फरवरी से अभी लाइव हैं एनएमसी की वेबसाइट पे। और एनएमसी अभी जो नई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा उन क्राइटेरिया के मुताबिक वो एक्सेप्ट करेगा। तो तीन मेजर जो है वो चेंजेस आई हैं एनएमसी के उसमें। इस वीडियो में जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो चेंजेस आई हैं। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एनएमसी में लैंग्वेज ही क्यों ज़रूरी है। एनएमसी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको जो है एजुकेशन के साथ साथ आपको इसकी भी एविडेंस देनी पड़ती है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेनली जो है वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में जो है वो एविडेंस मांगता है एनएमसी। अगर आप इसमें जो है ना कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हैं तो वो उसके बाद जो है वो एजुकेशन आपकी चेक होती है और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं एनएमसी में। और एनएमसी यूजुअली CEFR जो है, इसका जो एब्रीविएशन है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, इसको फॉलो करता है। और C1 उसमें आपको स्कोर चाहिए होता है, लेवल जो है उसमें C1 चाहिए होता है। C1 अगर आपका होगा तो आप यूरोपियन कंट्री में कहीं भी इफेक्टिवली आप काम कर सकते हैं और आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो एनएमसी को भी वही रिक्वायर्ड होता है। फिर उसमें जो है देखते हैं नीचे कि भाई C1 में क्या क्या आता है। C1 में अगर आपको लेवल C1 जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं एनएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मेनली जो है वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको जो है एविडेंस देनी होती है कि मैं इसमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मेनली जो है तीन तरह की एविडेंस एनएमसी कबूल करता है। पहली एविडेंस जो है, आपने रिसेंटली जो है ओईटी या आइल्ट्स में डिजायर्ड स्कोर जो है उनका वो अचीव किया है। और ओईटी का स्कोर जो है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसमें बी है और राइटिंग में C+ है। और आइल्ट्स में भी ऐसे ही रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग इसमें 7 है और राइटिंग में 6.5 है। और रिसेंटली आपने ये अचीव किया है तो एक ये एविडेंस आपकी एक्सेप्ट होती है। दूसरी एविडेंस ये एक्सेप्ट होती है कि आपका 50% थ्योरी हो, 50% प्रैक्टिकल हो आपका एजुकेशन में, और आपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम किया है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आपने मतलब एजुकेशन हासिल की है, तो वो वाली एविडेंस भी, यूनिवर्सिटी की एविडेंस, वो भी एक्सेप्ट करता है एनएमसी। और तीसरी एविडेंस जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपडेट की है वो एविडेंस है कि अगर आपने 1 साल यूके में या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम किया है तो वो वाली एविडेंस आपकी एक्सेप्ट होगी कि आपने 1 साल पिछले 24 महीनों में से 12 महीने कंटिन्यूस काम किया है किसी जगह पे, तो वो एविडेंस आपकी एक्सेप्ट करेंगे। वो आपका लाइन मैनेजर जो है वो लिख के देगा कि ये कम्युनिकेट कर सकता है इंग्लिश में, तो वो वाली भी एविडेंस एक्सेप्ट होती है। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी एविडेंस जो है। एविडेंस वन वन है, जैसे ओईटी है, आइल्ट्स है, इसमें जो है उन्होंने थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दी है। पहले जैसे 6 मंथ का था, अभी उन्होंने 1 साल के लिए बढ़ा दिया क्लबिंग का। क्लबिंग ये है कि आप 2 टेस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। आपने 2 दफा टेस्ट दिया 1 साल के अंदर अंदर, पहले 6 महीने का टाइम था, अभी 1 साल के अंदर अंदर आपने 2 दफा टेस्ट दिया, उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं आप। और उन दोनों को कंबाइन करके जो हायर ग्रेड होगा वो पढ़ा जाएगा और उसमें अगर आपका डिजायर्ड स्कोर आ जाता है तो वो एक्सेप्ट होगा। जैसे अभी मिसाल देते हैं आइल्ट्स की। आइल्ट्स में आपकी जो दोनों सीटिंग हैं, दो जो टेस्ट आप देंगे इकट्ठे जिनको कंबाइन करना है, उन दोनों में आपका स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में 6.5 होना चाहिए मिनिमम आपको कंबाइन करने के लिए। 6.5 से कम होगा तो कंबाइन नहीं होगा। 6.5 मतलब मिसाल के तौर पे एक सेटिंग में आपका स्पीकिंग में 6.5 आया है और अगली दफा में आपका स्पीकिंग में 7 आया है, तो उसको दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। और राइटिंग में जो है 6, मिनिमम 6। और फिर इसी तरह ओईटी है। ओईटी जो है उसमें जो है आपको बी ग्रेड चाहिए होता है, उसमें रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में और राइटिंग में C+ चाहिए। तो उनको कंबाइन, दोनों को कंबाइन करने के लिए अगर आप दो दो सिटिंग में बैठते हैं और आपका एक सिटिंग में आता है, लेट्स से कि लिसनिंग में आपका C+ आ गया,
और स्पीकिंग में आपका बी आ गया, राइटिंग में आपका सी है या सी प्लस है, और लिसनिंग में आपका बी है। तो अगली जो सेटिंग होगी उसमें आपका स्पीकिंग में अगर बी आ जाता है तो वो आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सारे मॉड्यूल्स हैं उसमें आपका किसी मॉड्यूल में भी सी नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट राइटिंग। राइटिंग में अगर सी आता है और दूसरे में सी प्लस आता है तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक में भी सी आ गया तो आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते। सी प्लस होना चाहिए दोनों सिटिंग्स में, तो फिर आप उन दोनों को कंबाइन करके जो हायर ग्रेड होगा वो पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने रिलैक्सेशन दी है 1 साल के लिए। अभी 1 साल के अंदर-अंदर आप दोनों टेस्ट को कंबाइन करके और अगर आप डिज़ायर्ड स्कोर लेके आते हैं तो वो एविडेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले 6 महीने का था, अभी उन्होंने बढ़ा के उसको 1 साल के लिए कर दिया है। और मैं ये है कि इस वीडियो के साथ-साथ आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की एविडेंस है, इस तरह का आपका स्कोर होगा तो आप क्लब कर सकते हैं, और ये वाला स्कोर होगा तो आप क्लब नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं दूसरी एविडेंस की तरफ। दूसरी एविडेंस ये है कि आप जो है मिसाल के तौर पे आपने नर्सिंग की है किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आपने की है, आपका 50% प्रैक्टिकल है, 50% आपका थ्योरी है। और फिर उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी एक पेपर दे देती है कि भाई ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो एविडेंस भी कबूल करते हैं। फिर इसी में जो सब कैटेगरी है वो ये है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आपने नर्सिंग नहीं की, आप लेकिन आपने इंग्लिश में नर्सिंग की है, और आपका जो है 50% आपका थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल है, लेकिन आपने पेशेंट्स के साथ जो है 70% तक आपका इंटरेक्शन जो है वो इंग्लिश में हुआ है। 30% तक इंग्लिश, 30% जो है वो इंग्लिश में नहीं है, लेकिन 70% आपका इंटरेक्शन इंग्लिश में हुआ है, तो वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसमें चांसेस ये है कि कभी हो सकता है कि वो आपसे बोलें कि आप ओईटी दें या आइल्स दें, लेकिन वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चेंजेस पहले नहीं थी, ये चेंज अभी आया है कि आप अगर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हैं, लेकिन आपने 50% आपका प्रैक्टिकल है और 50% थ्योरी है, और आपने 70% तक इंग्लिश में इंटरेक्ट किया है पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कुलीग के साथ, तो वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स से इसकी थोड़ी सी एक मिसाल देते हैं, जैसे दुबई हो गया। अगर आपने दुबई से की है ट्रेनिंग, तो आपका ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है इंग्लिश में होता है, तो उसकी वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट हो सकती है। यूनिवर्सिटी अगर आपको लिख के देती है कि इसका 70% तक इंटरेक्शन हेल्थ केयर प्रोफेशंस के साथ या फिर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में हुआ है, तो वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट हो सकती है। और अभी इसमें ये सवाल होता है कि या पाकिस्तान की एक्सेप्ट होगी कि नहीं। इसके लिए ये है कि पाकिस्तान या इंडिया के जो लोग हैं उनको जो है एनएमसी को डायरेक्ट अप्रोच करें, और इसमें ये है कि वो कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये उन्होंने लिखा है इसमें क्लियरली। एनएमसी का लिंक भी मैं नीचे भेज दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको जाके रीड करें अच्छे से। उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कभी हो सकता है कि वो आपको एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको कहें कि आप इंग्लिश उसमें ओईटी दें या आइल्स दें, तो वो एग्जाम भी पूछ सकते हैं। फिर तीसरी एविडेंस जो आती है वो आती है कि आपने 1 साल तक किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में प्रैक्टिस की है एज अ नॉन रजिस्टर्ड रोल, और आप जो है आपका लाइन मैनेजर 6 महीने तक आपने एक ही लाइन मैनेजर के साथ काम किया है। आपका लाइन मैनेजर अगर लिख के देता है कि ये इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है पेशेंट्स, रिलेटिव्स और कुलीग्स के साथ, तो वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट होगी। लेकिन जो एनएमसी का वो जो मैनेजर है आपका, वो एनएमसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका पिन होना चाहिए, वो पिन नंबर साथ जाएगा उस एविडेंस के, और फिर वो एविडेंस को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो एविडेंस एक्सेप्ट होती है। आपने जो है पिछले 24 मंथ्स में से 12 मंथ आपने काम करना है। 12 मंथ आपने अगर काम किया हुआ है किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, यूके में, या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं भी काम किया हुआ है, तो आपकी वो वाली एविडेंस भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये है कि उसके लिए 6 महीने तक आपको एक ही मैनेजर के साथ काम करना है,
और ये है कि वो 6 महीने का वो मैनेजर जो है 6 मंथ का जो है आपको वो लिख के दे कि भाई ये 6 मंथ तक इसकी कम्युनिकेशन जो मेरे साथ रही है, इंटरेक्शन मेरे साथ रहा है, उसमें वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशंस के साथ। जो है कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मुझे इनबॉक्स में आए हैं, उनको उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जो कुछ अगर रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में करें और मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी आंसर करूं। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एविडेंस, वो जैसे जो नई चेंजेस आई हैं कि वो एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे अगर आप इंग्लिश में ट्रेंड हुए हैं और आपका 70% तक इंटरेक्शन रहा है पेशेंट्स, रिलेटिव्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, तो वो किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। उसके लिए आप उनको दो एविडेंस चाहिए। एक एविडेंस तो ये कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपकी एजुकेशन चाहिए कि उसका ये प्रूफ हो कि आप इंग्लिश में ही ट्रेंड हुए हैं। और दूसरी एविडेंस ये चाहिए होती है कि आपको जो एम्प्लॉयर है वो अगर आपको जैसे उसी में उसका तीसरे पार्ट में आता है कि एम्प्लॉयर अगर आपको लिख के देता है, आपका लाइन मैनेजर आपको लिख के देता है कि इस बंदे ने 6 महीने तक मेरे साथ काम किया है और 6 मंथ तक वो जो है इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया है उसने, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में। और ये है कि उसका 70% तक इंटरेक्शन जो है उसके साथ पेशेंट्स के साथ इंग्लिश में हुआ है। तो ये अगर वो एविडेंस आपका मैनेजर आपको लिख के देता है तो वो एविडेंस भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने शर्त रखी है कि वो पूछ सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। और उसमें ये है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप आइल्स का दोबारा टेस्ट दें या ओईटी करें, या फिर यह कि कुछ भी और फर्दर एविडेंस वो आपसे मांग सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ट्रेंड हुए हैं, जिनका 50% जो है प्रैक्टिकल और 50% थ्योरी था, और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ट्रेंड हुए हैं, उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी की एक लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद उनकी वो वाली एविडेंस एक्सेप्ट होगी। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ट्रेंड हुए, मेजोरिटी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं ट्रेंड हुए, उनके लिए ये दो तरह की एविडेंस चाहिए। एक और क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा है कि अगर लेट्स से कि कोई यूरोपियन कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में है वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, एज अ नर्स रजिस्टर्ड हैं, अगर वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं एनएमसी में, तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसका भी यही प्रोसीजर है कि आपको जो एविडेंस, आपको वो शो एविडेंस करनी है जिस एविडेंस के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन हासिल की है। लेट्स से कि आयरलैंड में आपने रजिस्ट्रेशन हासिल की है ओईटी की बुनियाद पे या आइट्स की बेसिस पे, तो वो वाली एविडेंस आपको शो करानी है कि मैंने इस एविडेंस पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हासिल की थी और 1 साल मुझे यहाँ पे काम करते हुए हो गया है। उसके बाद आप एलिजिबल हैं, आप यूके में रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। फिर वही आपको सीबीटी और एनएमसी का जो है प्रोसेस जो है उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये वाली एविडेंस भी वो एनएमसी एक्सेप्ट कर रहा है। जो है एक और क्वेश्चन आया है कि जो एम्प्लॉयर की वो रेफरेंस है वो कैसे साइन होगा। उसके लिए ये है कि ज़्यादातर वो यही करते हैं कि आपने एक लाइन मैनेजर के साथ आपने 12 महीने तक काम किया है। वो लाइन मैनेजर आपको, जब आप एनएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम आपको नॉमिनेट करना पड़ता है कि मैंने इस लाइन मैनेजर के साथ काम किया है। और वो जो है जब वो चेक करेंगे एविडेंस, तो वो उस लाइन मैनेजर को वो भेजेंगे एविडेंस के भाई आप उसमें वो वेरीफाई करेगा कि भाई ये पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है। एक वो साइन करेगा, और एक और जो है आपको एक और नॉमिनेट करना पड़ेगा जो जो कि एक और नर्स हो, वो भी एनएमसी से रजिस्टर्ड हो लेकिन सीनियर नर्स हो। सीनियर रजिस्टर्ड नर्स हो तो वो अगर साइन कर दे, काउंटर साइन कर दे उस पे कि हाँ मैं भी एग्री करता हूँ इससे जो लाइन मैनेजर कह रहा है, तो वो एविडेंस भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आया है इसी रिलेटेड से कि अगर आप ट्रेंड हुए हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, आपका 70% तक इंटरेक्शन रहा है पेशेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ, और इंग्लिश में रहा है 70% तक, उसके लिए वही है कि आपने 50% तक आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, 50% थ्योरी होना चाहिए, और आपका 70% तक इंटरेक्शन जो है इंग्लिश में हुआ है। उसके लिए ये कि एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करते, वो आपको कहते हैं कि कोई इंग्लिश का आप टेस्ट दें या असेसमेंट आपकी इंग्लिश में लेते हैं वो, तो वो ले सकते हैं।
और ये है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो उसके खिलाफ जो है मतलब आप अपील कर सकते हैं। उसमें जो है एनएमसी की जो नई अपडेट्स है उसी में गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से आप अपील कर सकते हैं अगर वो आपका रिजेक्ट। मेरे से ये हुआ है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई जो है मतलब आपका लाइन मैनेजर या कोई और आप पे एतराज़ करता है कि इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है? जैसे आप किसी एविडेंस की बेस पे आपने ओईटी या आइल्ट्स नहीं किया, किसी और एविडेंस की बेस पे आप रजिस्टर्ड होते हैं। एनएमसी में आए आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन फिर आपने किसी ने जो है उसके ऊपर कंप्लेन कर दी या फिर कोई अपना कंसर्न ज़ाहिर किया कि ये इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है? इसके लिए वही उनका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का जो एनएमसी का कोड है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वो आपने मेंटेन रखने होते हैं, अपहोल्ड रखने होते हैं। और अगर आप वो अपहोल्ड नहीं रखेंगे तो वो डिसीजन उसी की बेसिस पे होगा, वो आपको असेस करेंगे दोबारा और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको रजिस्टर पे रखना है या रिमूव करना है। तो ये थोड़ा-सा आप रखें कि अगर आप एविडेंस जमा कराते हैं कि भाई मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, आपका मैनेजर उस पे साइन करता है और उसके बाद अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो आपको अपना जो है वो अपहोल्ड रखना पड़ेगा। आपको डिफेंड करना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ। फिर वो आपसे असेसमेंट भी ले सकते हैं, आपसे टेस्ट भी माँग सकते हैं या फिर ये है कि उनका जो डिसीजन होता है वो इंडिविजुअली होता है, वो इंडिविजुअल बेस पे वो डिसीजन करते हैं कि इस केस को केस बाय केस जो है वो कैसे हैंडल करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एनएमसी का, जो अभी नई अपडेट्स हैं आप जाके देख सकते हैं कि एनएमसी की वेबसाइट पे वो लाइव हो चुकी हैं। और ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ और ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सकती है आप स्प्रेड करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।